नमस्कार। आज हम ग्रेविटी डैम्स यानी गुरुत्व बांधों पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं उन पर बात करेंगे। हाँ, और खासकर अर्थक्वेक फोर्सेस पे, है ना? बिल्कुल। और ये भी समझेंगे कि ये विशाल स्ट्रक्चर्स कैसे स्टेबल रहते हैं, मतलब इनकी स्टेबिलिटी के पीछे क्या विज्ञान है। सही कहा। और ये जानकारी इरिगेशन इंजीनियरिंग के स्टडी मटेरियल पर आधारित है। हाँ, तो हमारा मकसद है इन फोर्सेस के कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन को समझना। और ये जानना कि ये बांध सुरक्षित कैसे रहते हैं या कभी-कभी फेल क्यों कर जाते हैं। बिल्कुल। दिखने में तो ये बड़े सीधे साधे लगते हैं, पर इनके पीछे का विज्ञान काफी पेचीदा है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक बात, अर्थक्वेक यानी भूकंप है क्या? देखिए, पृथ्वी के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट होता है। हाँ, वो हिलती हैं। हाँ, और जब फॉल्ट लाइंस के पास ये हिलती हैं तो अचानक बहुत सारी एनर्जी निकलती है। जिससे जमीन हिलने लगती है, ग्राउंड शेकिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और इसी से साइज्मिक वेव्स पैदा होती हैं। अच्छा। और जब ये साइज्मिक वेव्स बांध की फाउंडेशन तक पहुंचती हैं, तो वो जमीन को तेजी से हिलाती हैं। इसी को ग्राउंड एक्सेलरेशन कहते हैं। ओके। इस एक्सेलरेशन के कारण पूरा बांध हिलने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। जिससे उसकी स्टेबिलिटी पर असर पड़ता होगा। हाँ, बिल्कुल। और ये एक्सेलरेशन कितना तेज होगा, ये भूकंप के मैग्नीट्यूड पर, उसके एपिसेंटर से दूरी पर और वहां की लोकल जियोलॉजी मतलब जमीन की बनावट पर निर्भर करता है। यहाँ दो शब्द शायद समझने जरूरी हैं, फोकस या हाइपोसेंटर। हाँ, फोकस वो पॉइंट है पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप शुरू होता है। और एपिसेंटर? एपिसेंटर ठीक फोकस के ऊपर जमीन की सतह पर वो बिंदु है जहां असर सबसे ज्यादा महसूस होता है। समझ गया। तो देखिए, कोर कॉन्सेप्ट ये है कि भूकंप का असर बांध की नींव पर एक एक्सेलरेशन डालने जैसा है। अच्छा। अब न्यूटन का नियम है एक्शन रिएक्शन। ठीक है, हाँ। तो जब नींव एक्सेलरेट होती है, बांध का जो मास है वो अपने इनर्शिया की वजह से इसका विरोध करता है। हाँ, जड़ता के कारण। बिल्कुल, इनर्शिया के कारण। तो विपरीत दिशा में एक फोर्स लगता है, इनर्शियल फोर्स। यही इनर्शियल फोर्स स्थिरता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए मुख्य चिंता है। जिससे गाड़ी चलने पे हम पीछे जाते हैं। हाँ, बिल्कुल वही बात है। वो आपकी बॉडी का इनर्शिया है। तो डिजाइन में इन फोर्सेस का हिसाब कैसे रखते हैं? क्या इन्हें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में बांटा जाता है? हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण आसान करने के लिए एक्सेलरेशन को दो दिशाओं में देखते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है। और इनकी तीव्रता दिखाने के लिए साइज्मिक कोफिशिएंट्स का इस्तेमाल होता है। हॉरिजॉन्टल के लिए KH और वर्टिकल के लिए KV। KH और KV? हाँ, ये असल में G यानी गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के गुणक होते हैं। मतलब बताते हैं कि भूकंप का एक्सेलरेशन G का कितना हिस्सा है। ये K की वैल्यू कितनी होती है आमतौर पर? ये आमतौर पर 0.05 से 0.3 के बीच होती है। और अक्सर वर्टिकल एक्सेलरेशन अल्फा V, हॉरिजॉन्टल वाले अल्फा H से कम होता है, करीब 0.75 गुना। अच्छा, तो पहले वर्टिकल एक्सेलरेशन का असर देखते हैं। जी। इसमें दो केस हो सकते हैं, जी। अपवर्ड और डाउनवर्ड। हाँ, बिल्कुल। जमीन ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर सकती है या नीचे की ओर। और याद रखने वाली बात यह है कि इनर्शियल फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन की उल्टी दिशा में लगता है। ओके, विपरीत दिशा में। हाँ, तो जब जमीन ऊपर एक्सेलरेट करती है, ऊपर जाती है, तो बांध पर इनर्शियल फोर्स नीचे की ओर लगता है। यानी बांध के वजन में जुड़ गया। हाँ, ये बांध के सेल्फ वेट में जुड़ जाता है, जिससे इफेक्टिव वेट बढ़ जाता है। वजन बढ़ना तो स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है, ये फेवरेबल स्थिति है। ठीक है। लेकिन जब जमीन डाउनवर्ड नीचे की ओर एक्सेलरेट करती है, तो इनर्शियल फोर्स ऊपर की ओर लगता है। तो ये वजन को कम करेगा। सही कहा, ये सेल्फ वेट का विरोध करता है, जिससे इफेक्टिव वेट घट जाता है। और वजन कम हुआ तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो ये खतरनाक स्थिति हुई। वर्स्ट केस। बिल्कुल। इसीलिए डिजाइन में इसी स्थिति को वर्स्ट केस माना जाता है। संक्षेप में नेट वेट बन जाता है W1 + KV, और माइनस साइन वाली स्थिति डिजाइन के लिए ज्यादा जरूरी है। समझ गया। तो ये तो हुआ वर्टिकल एक्सेलरेशन। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन पे। इसके दो तरह के प्रभाव होते हैं ना, यहाँ कुछ और दिलचस्प है शायद। हाँ, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के दो मुख्य प्रभाव हैं। पहला तो है हॉरिजॉन्टल इनर्शिया फोर्स,
जो बांध के अपने वजन की वजह से है। जैसे वर्टिकल वाला था। हाँ, वैसा ही। और दूसरा है हाइड्रोडायनामिक फोर्स। ये रिजर्वॉयर में भरे पानी के कारण लगता है। हाइड्रोडायनामिक फोर्स, ये क्या है? देखिए, जब बांध हॉरिजॉन्टली हिलता है, मान लीजिए रिजर्वॉयर की तरफ, तो पानी अपनी इनर्शिया के कारण इस गति का विरोध करता है। पानी भी विरोध करता है? हाँ, तो इस विरोध के कारण बांध के अपस्ट्रीम सतह पर पानी का प्रेशर सामान्य से बढ़ जाता है। यही अतिरिक्त दबाव हाइड्रोडायनामिक फोर्स है। अच्छा, ये तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया भूकंप के कारण। इसे मापते कैसे हैं? इसके लिए कई तरीके हैं। वॉन कार्मन और ज़ांगर इक्वेशंस काफी जानी मानी है। वॉन कार्मन? हाँ, उनका तरीका एक मोटा अनुमान देता है। वो कहते हैं कि ये फोर्स PHE लगभग 0.55 kH गामा नॉट x10 B50 A3 h² होता है। गामा नॉट x10 B50 A3 पानी का यूनिट वेट है, h पानी की गहराई, और ये करीब आधार से 4h3 पाई ऊंचाई पर लगता है। और ज़ांगर का तरीका? ज़ांगर का तरीका थोड़ा ज्यादा सटीक मानते हैं क्योंकि वो बांध के अपस्ट्रीम फेस के स्लोप मतलब ढलान को भी ध्यान में रखता है। अच्छा, फेस सीधा है या झुका हुआ है, इसका भी असर पड़ता है? हाँ, उनका फॉर्मूला है P = 0.726 P0 x10 B50 A3H, जहां दबाव P0 x10 B50 A3 खुद KH U0 x10 B50 A3 और पानी की गहराई H पर निर्भर करता है। साथ ही एक प्रेशर कोएफिशिएंट C0 x10 B50 A2 जो ढलान थीटा पर निर्भर करता है। ये थीटा इस पर निर्भर करता है कि ढलान कहाँ से शुरू हो रहा है। मतलब थोड़ी जटिल गणना है, पर इससे ज्यादा विश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। और जो दूसरा प्रभाव था, हॉरिजॉन्टल इनर्शिया फोर्स, वो तो सीधा है, जैसे वर्टिकल वाला था। FIOX 10 B50 A2 = WKH, W बांध का वजन और KH हॉरिजॉन्टल साइज्मिक कोएफिशिएंट। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए भी कोई क्रिटिकल केस होता होगा? हाँ, और ये रेजर्वॉयर फुल है या एम्प्टी, इस पर निर्भर करता है। अच्छा, कैसे? जब रेजर्वॉयर फुल हो तो सबसे खराब स्थिति तब होती है जब एक्सेलरेशन जलाशय की ओर हो। ठीक है। तब इनर्शियल फोर्स डाउनस्ट्रीम लगेगा, पानी के बहाव की दिशा में। ये पानी के नॉर्मल प्रेशर और हाइड्रोडायनामिक प्रेशर के साथ जुड़कर ओवरटर्निंग मोमेंट को बढ़ा देगा, मतलब बांध को पलटाने की कोशिश ज्यादा होगी। और जब रेजर्वॉयर एम्प्टी हो? तब सबसे खराब स्थिति होती है जब एक्सेलरेशन डाउनस्ट्रीम की ओर हो। विपरीत? हाँ, तब इनर्शियल फोर्स अपस्ट्रीम दिशा में लगेगा। ये बांध को उसकी हील यानी अपस्ट्रीम किनारे के चारों ओर पलटाने की कोशिश कर सकता है, या फिर टो डाउनस्ट्रीम किनारे के पास टेंशन पैदा कर सकता है। समझ गया। तो ये हो गए सारे बल, सेल्फ वेट, पानी का प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर और फिर अर्थक्वेक के कारण इनर्शियल और हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस। अब देखते हैं कि ये डैम फेल कैसे हो सकते हैं। मोड्स ऑफ डैम फेलियर क्या हैं? हाँ, ग्रेविटी डैम के फेल होने के 4 मुख्य तरीके हैं, मोड्स ऑफ फेलियर जिन्हें कहते हैं। कौन कौन से? पहला, ओवरटर्निंग, मतलब बांध का अपनी टो के चारों ओर पलट जाना। पलट जाना, ठीक है। दूसरा, कंप्रेशन या क्रशिंग, मतलब बांध के मटेरियल जैसे कंक्रीट का बहुत ज्यादा दबाव से चूर चूर हो जाना। क्रश हो जाना। तीसरा, टेंशन बांध के किसी हिस्से में खिंचाव पैदा होना जिससे दरारें आ सकती हैं। कंक्रीट टेंशन में कमजोर होता है। हाँ, ये सुना है। और चौथा? चौथा है स्लाइडिंग या शेयर, यानी बांध का अपनी नींव पर फिसल जाना या किसी सतह के साथ टूट जाना। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। ओवरटर्निंग कब होता है? ओवरटर्निंग तब होता है जब सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बांध के बेस के टो यानी सबसे बाहरी डाउनस्ट्रीम किनारे के भी बाहर से गुजरता है। मतलब वो टिक नहीं पाता है। हाँ, इसे रोकने के लिए रेजिस्टिंग मोमेंट होता है जो मुख्य रूप से बांध के वजन सिग्मा V से आता है, और एक ओवरटर्निंग मोमेंट होता है जो पानी के प्रेशर सिग्मा H और दूसरे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से आता है। स्टेबिलिटी के लिए रेजिस्टिंग मोमेंट हमेशा ओवरटर्निंग मोमेंट से ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता होगा? बिल्कुल, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग होता है रेजिस्टिंग मोमेंट, ओवरटर्निंग मोमेंट। ये 1 से ज्यादा होना चाहिए। आमतौर पर डिजाइन में इसे 1.5 से 3 रखते हैं। पर आपने कहा था कि ओवरटर्निंग से पहले क्रशिंग हो सकती है। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल बात है। कंक्रीट इतना भारी होता है
कि पूरा पलटने से पहले अक्सर टो के पास इतना ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाता है कि वो क्रश हो जाता है। तो दूसरा मोड, कंप्रेशन या क्रशिंग, ये कैसे होता है? कंक्रीट दबाव झेलने में मजबूत है, पर उसकी एक लिमिट है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मान लीजिए लगभग 3000 किलोन्यूटन स्क्वायर मीटर। अच्छा, अगर बांध के किसी हिस्से में कंप्रेसिव स्ट्रेस इस लिमिट से ज्यादा हो जाए तो कंक्रीट क्रश हो जाता है। ये स्ट्रेस दो तरह से आता है। एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस जो सिग्मा वी एरिया होता है, सीधे लोड के कारण। हाँ, और दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस। ये तब आता है जब रिजल्टेंट फोर्स एकदम बीच में न लगकर थोड़ा हटके लगता है। ये दूरी E, जिसे एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं, जितनी ज्यादा होगी बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी। तो ये स्ट्रेस जुड़ जाते? हाँ, कंबाइंड स्ट्रेस का फॉर्मूला है P = सिग्मा VB 1 ± 6EB। B आधार की चौड़ाई है। इससे हमें किनारे पर अधिकतम P मैक्स और न्यूनतम P मिन स्ट्रेस मिलते हैं। अच्छा, तो रिजर्वॉयर फुल वाली स्थिति में क्या होता है? रेजर्वॉयर फुल में पानी का दबाव रिजल्टेंट फोर्स को टो की तरफ धकेलता है, तो टो पर P मैक्स यानी अधिकतम कंप्रेशन होता है और हील पर? हील पर P मिन यानी न्यूनतम स्ट्रेस। अब यहाँ इसेंट्रिसिटी E बहुत महत्वपूर्ण है। अगर E छोटा है मतलब रिजल्टेंट फोर्स बीच के पास है, E <= B6, तो हील पर भी कंप्रेशन ही रहता है या जीरो हो जाता है। लेकिन अगर E बड़ा हो, B6 से ज्यादा? हाँ, अगर A B6 हो जाए तो P में नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव कंप्रेशन का मतलब है टेंशन, खिंचाव, ओहो, जो कंक्रीट के लिए खतरनाक है। बहुत खतरनाक। और जब रेजर्वॉयर एम्प्टी होता है तब पानी का दबाव नहीं होता। रिजल्टेंट फोर्स मुख्य रूप से वजन के कारण हील के ज्यादा पास होता है, तो अब हील पर अधिकतम कंप्रेशन होता है और टो पर टेंशन आ सकती है। हाँ, अगर E ज्यादा हो तो टो पर टेंशन आ सकती है। तो नियम ये है, जिधर रिजल्टेंट फोर्स गुजर रहा है उधर मैक्सिमम कंप्रेशन और दूसरी तरफ मिनिमम स्ट्रेस, जो टेंशन भी हो सकता है। तो तीसरा मोड हुआ टेंशन। ये तब होता है जब EB6 कंक्रीट टेंशन में कितना कमजोर होता है? काफी कमजोर। उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ शायद 500 kN² के आसपास ही होती है, जबकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3000 थी। वो बहुत फर्क है। हाँ, तो जैसे ही टेंशन आती है टेंशन क्रैक्स पड़ने लगती हैं। रेजर्वॉयर फुल में हील पर, रेजर्वॉयर एम्प्टी में टो पर, और इन दरारों का असर बहुत बुरा होता है। क्या असर होता है? दो बड़े असर। पहला, दरार वाला हिस्सा तो लोड नहीं ले सकता, तो इफेक्टिव एरिया कम हो जाता है। इससे बाकी हिस्से पर कंप्रेशन स्ट्रेस और बढ़ जाता है। क्रशिंग का खतरा बढ़ गया। और दूसरा और भी खतरनाक है, दरारों में पानी घुस सकता है। ये पानी ऊपर की तरफ दबाव डालता है, अपलिफ्ट प्रेशर। हाँ, देता है, जिससे स्टेबिलिटी और घट जाती है, ओवरटर्निंग और स्लाइडिंग दोनों के खिलाफ। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। टेंशन, दरार, ज्यादा अपलिफ्ट, कम स्टेबिलिटी और टेंशन। बाप रे, तो टेंशन से बचना बहुत जरूरी है। इसीलिए मिडिल थर्ड रूल इतना महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि टेंशन से बचने के लिए रिजल्टेंट फोर्स हमेशा बेस विड्थ के बीच के तिहाई हिस्से मिडिल थर्ड के अंदर ही रहना चाहिए, मतलब E <B6। ठीक है, मिडिल थर्ड रूल। अब चौथा तरीका, स्लाइडिंग या शेयर। ये कैसे होता है? स्लाइडिंग तब होती है जब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सिग्मा H इतने ज्यादा हो जाएं कि वो आधार पर लगने वाले शेयर रेजिस्टेंस से ज्यादा हों। शेयर रेजिस्टेंस ये कहां से आता है? ये दो चीजों से आता है। पहला, फ्रिक्शन, बांध के बेस और नींव की चट्टान के बीच घर्षण। ये होता है म्यू सिग्मा V। म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, जो कंक्रीट और चट्टान के लिए 0.65 से 0.75 हो सकता है। और दूसरा है मटेरियल की शेयर स्ट्रेंथ, मतलब कंक्रीट और नींव की चट्टान की सतह के साथ साथ टूटने के प्रति ताकत। बड़े बांधों में इसे बढ़ाने के लिए शेयर कीज भी बनाते हैं। शेयर कीज वो क्या होती हैं? वो इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक्स जैसे होते हैं नींव में या जॉइंट्स पर, जो फिसलने से रोकते हैं। इनकी ताकत काफी होती है, करीब 1400 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। तो स्लाइडिंग के लिए भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा? हाँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग होता है म्यू सिग्मा V प्लस शेयर स्ट्रेंथ एरिया बटा सिग्मा H। ये भी 1 से ज्यादा होना चाहिए और डिजाइन में अच्छा मार्जिन रखते हैं। ठीक है, तो हमने फोर्सेस और फेलियर मोड्स समझे। अब थोड़ा डिजाइन पर आते हैं। आपने शुरू में एलिमेंट्री प्रोफाइल का जिक्र किया था, वो क्या है?
एलिमेंट्री प्रोफाइल एक बहुत ही सरल थियोरेटिकल आकार है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल जिसकी टॉप विड्थ 0 मानी जाती है। असल बांध तो ऐसे नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन पर सड़क होती है, फेस भी एकदम सीधे नहीं होते। लेकिन इस सरल त्रिभुज का एनालिसिस करने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि मुख्य बल, सेल्फ वेट, वाटर प्रेशर और अपलिफ्ट प्रेशर बेस विड्थ बी को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इस सरल एनालिसिस से क्या पता चलता है बी किस पर निर्भर करता है? इससे अलग अलग फेलियर मोड्स को रोकने के लिए मिनिमम बेस विड्थ बी मिन के सूत्र मिलते हैं। ये सूत्र दिखाते हैं कि चौड़ाई पानी की ऊंचाई h पर, कंक्रीट की स्पेसिफिक ग्रेविटी G0x, G0x, G0x पर, अपलिफ्ट कोएफिशिएंट C पर और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू पर निर्भर करती है। अच्छा। और अगर हम सामान्य वैल्यूज G0x, G0x, G0x 2.5, म्यू इज इक्वल्स टू 0.7 रख कर देखें बिना अपलिफ्ट के, तो एक दिलचस्प बात पता चलती है। क्या? ओवरटर्निंग रोकने के लिए बीमिन इज इक्वल्स टू 0.44 h चाहिए, स्लाइडिंग रोकने के लिए बीमिन इज इक्वल्स टू 0.57 h, लेकिन टेंशन रोकने के लिए बीमिन इज इक्वल्स टू 0.63 h चाहिए। ओह, मतलब टेंशन वाला क्राइटेरिया सबसे ज्यादा चौड़ाई मांग रहा है। हाँ, इस सरल मॉडल में टेंशन ही अक्सर क्रिटिकल क्राइटेरियन बन जाता है बेस विड्थ तय करने के लिए। ये डिजाइन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो। मतलब टेंशन से बचा लिया तो शायद स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग से भी बच जाएं। काफी हद तक, हाँ। कम से कम इस सरल प्रोफाइल के लिए तो यही लगता है। क्या ऊंचाई की भी कोई सीमा होती है? हाइट लिमिटेशन? हाँ, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक सीमा लगाती है। बहुत ऊंचे बांध में बेस पर कंप्रेशन इतना बढ़ सकता है कि वो फेल हो जाए। इसी आधार पर लो ग्रेविटी डैम्स लगभग 90 मीटर से कम और हाई ग्रेविटी डैम्स में फर्क करते हैं, जिनके डिजाइन में स्ट्रेस का विश्लेषण और जटिल होता है। तो आज हमने काफी कुछ समझा। अर्थक्वेक फोर्सेस, मतलब इनर्शियल फोर्सेस और हाइड्रोडायनामिक प्रेशर डिजाइन को जटिल बनाते हैं। हाँ, और बांध 4 मुख्य तरीकों से फेल हो सकते हैं: ओवरटर्निंग, क्रशिंग, टेंशन और स्लाइडिंग। और डिजाइन में वर्स्ट केसेस का ध्यान रखना होता है और अक्सर टेंशन को रोकना यानी मिडिल थर्ड रूल का पालन करना सबसे जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से एक अंतिम विचार मेरे मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। हम भूकंप जैसे ज्ञात बलों के खिलाफ तो डिजाइन करते हैं, हमारे पास मॉडल्स हैं, डेटा है, लेकिन इंजीनियर्स उन अननोन अननोन्स का हिसाब कैसे रखते हैं? अज्ञात मतलब वो चीजें जिनके बारे में हमें पता ही नहीं कि हमें नहीं पता, या फिर बांध की इतनी लंबी उम्र में दशकों या सदियों बाद मटेरियल की लॉन्ग टर्म डिग्रेडेशन और किसी बहुत बड़े अप्रत्याशित भूकंप का एक साथ होना, इसका हिसाब कैसे लगता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। सुरक्षा का कौन सा स्तर भविष्य की इन अनिश्चितताओं को सही मायने में दर्शाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार सोचने और शोध करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी बात करनी चाहिए।